तो इससे लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ग्रुप ऑफ पाइल, है ना। तो उसके ग्रुप ऑफ पाइल के अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम लोग देखे थे। आज हम लोग ग्रुप ऑफ पाइल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो डिफरेंट टाइप के फार्मूले होते हैं, लाइक इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग पाइल ग्रुप का कैलकुलेट करना सीखे हैं, अगर आता है, तो आपसे पूछेगा सेफ लोड या बोलेगा अलाउएबल लोड ऑफ पाइल ग्रुप। तो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सेफ लोड या अलाउएबल लोड ऑन ऑफ पाइल ग्रुप। तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे, तो यह होता है, तो सेफ लोड should be minimum of the following। तो दो फार्मूला होता है, तो सेफ लोड ऑफ ग्रुप पाइल या पाइल ग्रुप इक्वल्स टू, तो एक तो हम लोग निकालते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल ग्रुप डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जब भी सेफ लोड की बात कर रहा है, तो सेफ लोड इक्वल्स टू होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन यहाँ पे पाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो पाइल ग्रुप के केस में जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो दो तरीका से निकाल सकते हैं हम लोग। एक तो इंडिविजुअल पाइल की अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी हम लोग निकाल करके जितने नंबर ऑफ पाइल्स उनको ऐड करें, उनका सम करें, तो पाइल ग्रुप की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर पाइल ग्रुप का अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग केवल डायरेक्ट फार्मूले के बेसिस पे निकालना है, कैपिटल क्यू यू जी के बेसिस पे निकालना है, तो दो फार्मूले, दो तरीके हो सकते हैं सेफ लोड तक जाने का। तो एक तो फार्मूला यह है जिससे हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी केवल पाइल ग्रुप का अप्लाई कर दिए, और दूसरा फार्मूला यह है कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग एक सिंगल पाइल का निकाले, और जितने भी पाइल, अगर n नंबर ऑफ पाइल हैं, तो सबको ऐड कर जाएं, यानी एक अलग अलग एक सिंगल पाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, और जितने नंबर ऑफ पाइल हैं उसको में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये दो फार्मूले हैं, दो तरीके हैं जिससे हम लोग सेफ लोड निकाल सकते हैं पाइल ग्रुप के ऊपर कि कितना सेफ लोड आएगा। तो जब भी सेफ लोड या अलाउएबल लोड पाइल ग्रुप के लिए बोल रहा है, तो पाइल ग्रुप के लिए तो ये दो फार्मूले, दोनों फार्मूले में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, जो मिनिमम वैल्यू देगा वही होगा क्यू सेफ निकालने का फार्मूला। तो दोनों में से कोई एक अप्लाई करेंगे जो मिनिमम वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वॉट एवर इज मिनिमम इज नोन एज सेफ लोड और अलाउएबल लोड ऑफ पाइल ग्रुप, इतना याद रखें। दो फार्मूले होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा सफिक्स में जी, जी मीन्स ग्रुप, इफिशियंसी ऑफ ग्रुप। तो हमारे पास दो, जब भी पाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो दो तरीके हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के। अब उन्हीं दोनों जो मेथड्स होते हैं, जो दो अलग फार्मूले होते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल ग्रुप कैलकुलेशन करने के लिए, उन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। तो इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप ईटा जी क्या होता है, इट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ultimate load carrying capacity of pile group to sum of all individual pile
ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो जितने नंबर ऑफ पाइल हैं उनके अगर सिंगल नंबर ऑफ पाइल है उसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग निकालेंगे और सबका सम करेंगे, तो उसको हम लोग लिखते हैं n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल। तो ये फार्मूला होता है, इस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग, इस रेशियो को बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। अब यहाँ पे कैपिटल क्यू यू जी का मतलब ये होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप कैपिटल क्यू यू पी इक्वल्स टू होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल और इंडिविजुअल पाइल, and n equals to number of pile in pile group। तो पाइल ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ पाइल लगे हैं उसकी संख्या को हम बोल रहे हैं n, नंबर ऑफ पाइल। तो इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप ईटा जी इक्वल्स टू हो जाएगा रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल टू n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए। तो इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मोस्टली फॉर डिजाइन, तो नोट करके याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट, in design of pile group, group efficiency of pile group eta g is greater than equals to 1, if efficiency of pile group eta g is greater than 1, then safe load of pile group is equals to n times ultimate load carrying capacity of individual pile divided by factor of safety। ultimate load carrying capacity of individual pile multiplied by n डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप ईटा जी की वैल्यू, अगर डिजाइन करना है, कहीं भी पाइल ग्रुप का डिजाइन करना है, उस केस में ईटा जी की वैल्यू हम लोग लिख के चलेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और कहीं पे भी हम लोग अगर ईटा जी की वैल्यू ये सेटिस्फाई करा रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, उस केस में अगर हमें अलाउएबल या सेफ लोड कैलकुलेट करना है, अलाउएबल लोड या सेफ लोड हमें कैलकुलेट करना है पाइल ग्रुप का, तो उस केस में फार्मूला याद रखेंगे नंबर ऑफ पाइल इन पाइल ग्रुप n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैलकुलेट करने के। अब जब भी ईटा जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो उस केस में हम लोग जो सेफ लोड है निकालने के लिए n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही अप्लाई करना है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ईटा जी की वैल्यू इनइक्वालिटी साइन से हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं, ईटा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब जो न्यूमरेटर है कैपिटल क्यू यू जी अगर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल। डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी तभी ईटा जी की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कैपिटल क्यू यू जी की वैल्यू ज़्यादा होगा,
तो कैपिटल क्यू यू जी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, यहाँ पे ईटा जी ग्रेटर देन 1 करेंगे, इसका मतलब सेफ निकालेंगे तो ये वाले फार्मूला से जो वैल्यू निकालेंगे वो ज़्यादा आएगा, और हमें लेना क्या होता है, मिनिमम। हमें क्या लेना होता है, मिनिमम। इसका मतलब ये फार्मूले के अंदर नहीं आएगा। तो फार्मूले के लिए सेफ निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एन टाइम्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। एन टाइम्स वाला जो फार्मूला होगा वह यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे फार्मूला मेंशन है एन टाइम्स वाला। दूसरा, अगर इनइक्वालिटी साइन अगर इक्वल टू 1 ले रहे हैं, इक्वल टू 1, तो इफिशियंसी के फार्मूले में अगर देखेंगे इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यह है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यानी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल ग्रुप इज इक्वल टू n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा अगर 1 ले रहे हैं। इसका मतलब अगर सेफ लोड निकालना है ग्रुप पाइल के लिए, तो उस केस में चाहे हम लोग ऊपर वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं या तो नीचे वाला n टाइम्स वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, दोनों से वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए अब चाहे फार्मूला अल्टीमेट इनइक्वालिटी साइन 1 के लिए या तो हम लोग ये वाली फार्मूला यूज करेंगे ग्रुप पाइल का, या तो इंडिविजुअल पाइल का, दोनों से वैल्यू सेम आना है। जब ईटा जी इक्वल टू होगा 1, तो आप कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला सर्टिफाई कर रहा है इन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम लोग अगर ये कंडीशन है उस केस में सेफ लोड निकालने के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला n टाइम्स वाला यूज करते हैं, n टाइम्स वाला। इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप निकालने का दूसरा एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पाइल इन रो और नंबर ऑफ पाइल इन कॉलम और आर्क एंगल। तो अगर डेटा दिया हमारे पास कि एक रो में कितने नंबर ऑफ पाइल है, दूसरे कॉलम में कितने नंबर ऑफ पाइल है, अगर नंबर्स दिए पाइल ग्रुप के अंदर, रो और कॉलम के अंदर नंबर ऑफ पाइल्स दिए हैं और आर्क एंगल दिया है, पाइल की डायमेंशन के बारे में दिया है, और हमसे बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैलकुलेट करिए, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कन्वर्स लेबेरे फार्मूला। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कन्वर्स लेबेरे फार्मूला फॉर इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स लेबेरे फार्मूला, efficiency of pile group eta g equals to 1 minus 5 upon 90 m ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 प्लस, इसको रिवर्स करेंगे n बाहर आ जाएगा m माइनस 1 डिवाइड बाई m इंटू n मल्टीप्लाई बाई 100। तो इफिशियंसी निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। तो इससे जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे इससे पहले, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल ग्रुप डिवाइड बाई n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल, तो मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से परसेंटेज में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो ये फार्मूला है कन्वर्स लेबेरे फार्मूला। ये फार्मूला हो जाएगा कन्वर्स लेबेरे फार्मूला, और इसकी हेल्प से हम लोग इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप निकालते हैं। वेयर फाई इक्वल टू आर्क tan वैल्यू, इसको हम बोलते हैं आर्क tan वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं आर्क एंगल। और आर्क एंगल फाई है, तो फाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स d अपॉन एस, वेयर d इक्वल टू डायमीटर ऑफ पाइल एंड s इक्वल टू स्पेसिंग ऑफ पाइल इन पाइल ग्रुप m नंबर ऑफ पाइल इन रो, और n क्या है, नंबर ऑफ पाइल
in column, in column, where where m and n are interchangeable, interchangeable. तो अगर इस फार्मूले में m की जगह n लिख दे रहे हैं या n की जगह m लिख दे रहे हैं, तब भी फार्मूले से जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, सिमिलर आएगा। तो ये फार्मूला है कन्वर्स लेबेरे फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेटलमेंट रेशियो, सेटलमेंट ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, पाइल ग्रुप सेटलमेंट, पाइल ग्रुप सेटलमेंट, सेटलमेंट रेशियो, रेशियो। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस सफिक्स में आर से। तो एस मीन्स सेटलमेंट, आर मीन्स रेशियो। तो ग्रुप सेटलमेंट रेशियो which is defined as ratio of settlement of pile group, ratio of settlement of pile group to settlement of individual pile, settlement of individual pile, which is defined as the ratio of settlement of pile group to settlement of individual pile. SR is greater than 1 always, greater than 1 always। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। और मैक्सिमम कितना हम लोग लिखते हैं? तो मे बी हायर एज, मे बी हायर एज 16। तो मैक्सिमम वैल्यू 16 हम लोग लेते हैं। अगर वैल्यू नहीं दिया तो 16 लेके चलेंगे। अब एस आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए? अगर एस आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि एस जी की वैल्यू हमेशा एस आई से ज़्यादा होता है। फार्मूला याद रखने के लिए सेटलमेंट ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, पाइल ग्रुप सेटलमेंट रेशियो याद रखने के लिए एस आर इक्वल टू, तो पहले जी अल्फाबेट आता है, उसके बाद आई आता है, जी आई। तो जी पहले ऊपर होगा, आई नीचे होगा। तो एस आर इक्वल टू ग्रुप पाइल ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, एस आर इक्वल टू एस जी अपॉन एस आई। पहले जी अल्फाबेट, उसके बाद आई अल्फाबेट आता है, तो जी पहले आई बाद में, जी पहले आई बाद में। तो हम लोग पढ़े थे ग्रुप पाइल ग्रुप एक्शन के बारे में। तो वहाँ पे पढ़े थे पाइल ग्रुप एक्शन अगर हो रहा है कहीं पे, पाइल कैप हम लोग यूज कर रहे हैं, आपस में बहुत सारे पाइल को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल पाइल की तरह ट्रीट करा रहे हैं। तो उस केस में जो आइसोबार होता है पाइल ग्रुप का, आइसोबार बहुत ज़्यादा डीपर होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल पाइल और आइसोबार ऑफ इंडिविजुअल पाइल। तो अगर लोड का इफेक्ट, स्ट्रेस इफेक्ट अगर सिंगल पाइल के कंपेयर में ज़्यादा है, इसका मतलब ये है सेटलमेंट डीपर होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल पाइल। इसलिए एस जी की वैल्यू एस आई से ज़्यादा होता है, एस जी की वैल्यू हमेशा एस आई से ज़्यादा होगा, इसलिए एस आर की वैल्यू हमें ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर एस आर की वैल्यू सैंड के लिए बोल रहा है तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? तो ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, पाइल ग्रुप सेटलमेंट रेशियो इन केस ऑफ सैंड। तो फार्मूला वैसे जनरल फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, एस जी अपॉन एस आई। लेकिन सैंड के लिए अगर विड्थ के फॉर्म में फार्मूला पूछ रहा है, विड्थ के फॉर्म में, यानी बी की वैल्यू दिया है और आपसे बोल रहा है कि सेटलमेंट रेशियो कैलकुलेट करिए और टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, सैंड है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो पाइल ग्रुप सेटलमेंट, पाइल ग्रुप सेटलमेंट रेशियो
इन सैंड। तो सैंड जो सॉइल ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, सैंड। तो उस केस में ग्रुप सेटलमेंट रेशियो एस आर इक्वल टू, फार्मूला वही जनरल फार्मूला एल जी अपॉन एस आई, एल जी अपॉन एस आई। लेकिन बोल रहे हैं सैंड के केस में अगर बी के फॉर्म में याद रखना है, बी के फॉर्म में क्या फार्मूला होगा, तो फार्मूला याद रखेंगे 4 इंटू बी प्लस 2.7 डिवाइड बाई बी प्लस 3.6 और होल टू द पावर 2। तो ये बी के फॉर्म में फार्मूला होगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है, 4 से, तो ज़्यादा वैल्यू है 4, इसलिए ऐड करना है 2.7, कम ऐड करेंगे। और यहाँ पे बी में मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है तो ज़्यादा से ऐड करेंगे 3.6। तो याद करने का ट्रिक है, ये अप्लाई करेंगे। वेयर बी इक्वल्स टू width of pile group in मीटर। तो मीटर में याद रखेंगे, मीटर में वैल्यू लेना है। तो ग्रुप, पाइल ग्रुप से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हो सकता था ये है। अब लोग पढ़ेंगे कि पाइल ग्रुप अगर डिजाइन करना है, पाइल ग्रुप अगर डिजाइन करना है तो क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होना चाहिए। इस पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पाइल ग्रुप डिजाइन करना है तो क्या गाइडलाइन होना चाहिए, क्या फैक्टर हमें पता होना चाहिए। तो गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ पाइल ग्रुप तो अगर पाइल ग्रुप के बारे में डिजाइनिंग करना है, पाइल ग्रुप के बारे में डिजाइन करना है तो क्या क्या डेटा पता होना चाहिए। अब अगर पाइल ग्रुप के बारे में डिजाइन करना है, ये हमारा पाइल कैप है और बहुत सारे पाइल लगे हैं, तो डिजाइन का मतलब क्या है, डिजाइन का मतलब यह है डायमेंशन कैलकुलेट करना। डिजाइन का मतलब क्या है, डायमेंशन कैलकुलेट करना, डायमेंशन। अब पाइल ग्रुप है तो डायमेंशन क्या हो सकता है, तो डायमेंशन एक तो हो जाएगा लेंथ ऑफ पाइल। डायमेंशन मतलब क्या है, लेंथ ऑफ पाइल क्या है, डायामीटर क्या है, डायमीटर ऑफ पाइल क्या है, स्पेसिंग क्या होगा, नंबर ऑफ पाइल क्या होगा, नंबर ऑफ पाइल कितने पाइल्स हैं, इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी पाइल ग्रुप की क्या होगी। तो ऐसे डेटा हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना होगा, यानी इसके बारे में हमें कैलकुलेट करना होता है, ये सारे डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। ये सारे डेटा आपके पास है तो इसका मतलब ये है पाइल ग्रुप आपका परफेक्टली डिजाइन है, परफेक्टली डिजाइन। तो पहला जो हेडिंग में पढ़ेंगे लेंथ ऑफ पाइल। अगर लेंथ ऑफ पाइल, फर्स्ट हेडिंग लेंथ ऑफ पाइल। अगर पाइल ग्रुप का लेंथ पता करना, पाइल ग्रुप की डिजाइनिंग कर रहे हैं, लेंथ कैलकुलेट करना है और लेंथ नहीं दिया है और आपके पास ऑप्शन यही है कि एज्यूम करना डेटा, तो क्या करेंगे। तो इसमें दो एजम्पशन याद रखेंगे। अगर फ्रिक्शन पाइल है, फ्रिक्शन पाइल फॉर फ्रिक्शन पाइल, उस केस में लेंथ ऑफ पाइल जो लेंगे, लेंथ वो लेंगे 10 मीटर से 20 मीटर तक। अगर लेंथ आपको लेना है तो 10 मीटर से 20 मीटर के बीच में हम लोग लेंगे। एंड बियरिंग अगर पाइल है, फॉर एंड बियरिंग पाइल लेंथ ऑफ पाइल L इक्वल्स टू डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ हार्ड और स्टिफ सॉइल। तो अगर एंड बियरिंग सॉइल है, एंड बियरिंग पाइल है आपका, उस केस में
जो लेंथ लेना है ये किस पे डिपेंड करता है, हार्ड या स्टिफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डीपर साइड पे या कितने लेंथ के नीचे सॉइल का जो नेचर है वो स्टिफ है। तो जितना स्टिफ होगा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाइल को सपोर्ट करके बनाते हैं। अगर डाय लेना है, एज्यूम करना है, तो डायमीटर अगर पाइल ग्रुप की लेना है, डायमीटर यानी पाइल ग्रुप अगर डिजाइन करना है और वहाँ पे आपके पास एजम्पशन करने के लिए आ रहा है कि डाया कितना होना चाहिए, तो उस केस में क्या एज्यूम करेंगे, डाया। तो उस केस में याद रखेंगे डाया हम लोग एज्यूम करते 0.3 से 0.9 मीटर तक एज्यूम कर सकते हैं। 0.3 मीटर से 0.9 मीटर तक हम लोग एज्यूम करेंगे डाया। थर्ड एजम्पशन क्या हो सकता है, स्पेसिंग ऑफ पाइल ग्रुप। अगर पाइल ग्रुप डिजाइन करना है और कहीं डेटा के बेसिस पे आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे स्पेसिंग कैलकुलेट कर सके, और स्पेसिंग आपके पास आ रहा है एज्यूम करना है, स्पेसिंग आपको एज्यूम करना है, तो पाइल ग्रुप के लिए स्पेसिंग क्या होना चाहिए, एक कोड के अकॉर्डिंग, एक जनरल डेटा के अकॉर्डिंग स्पेसिंग क्या होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े थे स्पेसिंग के केस में हम लोग पढ़े थे, अगर फ्रिक्शन पाइल है, फॉर फ्रिक्शन पाइल के लिए स्पेसिंग की वैल्यू हम पढ़े थे 2.5 डी से 3.5 डी तक होता है। 2.5 डी से 3.5 डी, वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पाइल। और अगर पाइल आपका एंड बेयरिंग पाइल है तो उस केस में हम लोग लेते हैं स्पेसिंग 3D से 4D के बीच में। ये होता है एंड बेयरिंग पाइल के लिए, एंड बियरिंग पाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड बेयरिंग पाइल। तो ये होता है। अब अगर आपको डेटा यहाँ से जनरली कोई एज्यूम करना है तो जनरल वैल्यू फॉर स्पेसिंग यहाँ से याद रखेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ स्पेसिंग ऑफ पाइल ग्रुप अगर आपको एज्यूम करना है तो याद रखेंगे 3D लेते हैं, 3D where D the diameter of पाइल, 3D। तो लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि लेंथ अगर एज्यूम करना है तो क्या क्या डेटा हो सकता है, क्या लेंथ हम लोग एज्यूम करेंगे। डायमीटर अगर हमें एज्यूम करना है तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। और अगर स्पेसिंग हमें एज्यूम करना है तो स्पेसिंग क्या हम लोग लेंगे। अब अगर नंबर ऑफ पाइल की बात करें, नंबर ऑफ पाइल आपको कहीं एज्यूम करना है तो फोर्थ नंबर ऑफ पाइल आपको एज्यूम करना है तो उस केस में क्या एज्यूम करेंगे। तो इसमें याद रखेंगे प्रीफर स्क्वायर पाइल ग्रुप। तो जो नंबर ऑफ पाइल है, ये पाइल कैप हमारा, ये पाइल कैप है, क्या है पाइल कैप, और इसमें बहुत सारे पाइल लगे होंगे। तो ये जो प्रोजेक्टेड शेप दिख रहा है, ये इस तरह से एज्यूम करेंगे, इस तरह से करेंगे कि स्क्वायर दिखे, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब ये है, स्क्वायर शेप का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो जो प्रोजेक्टेड शेप बनेगा वो आपका स्क्वायर शेप बनेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पाइल का जो अरेंजमेंट हम लोग लेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पाइल जो हम लोग अरेंज करेंगे पाइल को, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है या तो पाइल 3x3 का रहेगा या तो 4x4 रहेगा, यानी एक रो में जितना पाइल होगा, नंबर ऑफ पाइल उतना ही कॉलम में रखना है।
सेम रखना है, एंड 5 into 5 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये नंबर ऑफ पाइल हम लोग इस तरह से जूम करेंगे। अगर इफिशियंसी की बात आ रही है, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप, आपको इफिशियंसी डिजाइनिंग करने के लिए इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप एज्यूम करना है। आपको मेंशन नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, जो भी डेटा है वहाँ मेंशन नहीं किया इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप, और आपको डिजाइनिंग करना है और इसके बारे में डेटा लेना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर डिजाइनिंग कर रहे हैं पाइल ग्रुप का, उस केस में इफिशियंसी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे। तो फॉर प्रॉपर डिजाइनिंग तो ईटा जी इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग ये ईटा इक्वल टू 1 करेंगे, इसका मतलब ये है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ग्रुप पाइल इज इक्वल टू n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल। तो ये हम लोग डिजाइनिंग पर्पज के लिए इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे या इक्वल टू 1, और इससे ये फार्मूला आ जाएगा। 6, अगर एडहेशन फैक्टर की वैल्यू, आपको एडहेशन फैक्टर की वैल्यू लेना है और एडहेशन फैक्टर के बारे में नहीं दिया है। एडहेशन फैक्टर अल्फा की वैल्यू हमें लेना है और कुछ ही मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर, नथिंग डेटा इज मेंशन। तो कोई डेटा अगर मेंशन नहीं है कि अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, सोइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं दिया, कोई भी टर्म्स यूज नहीं किया है, सोइल के रिगार्डिंग कोई भी टर्म्स यूज नहीं किया है, आपको अल्फा की वैल्यू, एडहेशन फैक्टर की वैल्यू आपको यहाँ से यूज करना है। तो कैसे लेंगे, वैसे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्ले की बेसिस पे अल्फा की वैल्यू हम लोग लिए थे, अल्फा इक्वल टू 0.6 से 0.9, 0.6 से 0.9 लेंगे, तब जब क्ले आपका क्या होगा, सॉफ्ट क्ले होगा, फॉर सॉफ्ट क्ले, एंड अल्फा इक्वल टू 0.4 से 0.6 लेंगे, कब, जब क्ले क्या होगा, मीडियम क्ले होगा, और अल्फा इक्वल टू 0.2 से 0.4 लेंगे, तब, जब यह स्टिफ क्ले होगा, स्टिफ क्ले। लेकिन ये वर्ड मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे। तो अगर डेटा कोई मेंशन नहीं है रिलेटेड टू सॉइल, तो उस केस में जनरल वैल्यू जो लेना आपको पड़ेगा, जो भी वैल्यू आप लेंगे, तो उस केस में याद रखेंगे अल्फा की वैल्यू एज्यूम करेंगे, एज्यूम टू बी 0.5। तो अल्फा की वैल्यू 0.5 ले सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 0.5। 7 अगर बोल रहा है पाइल की एंड बियरिंग हो रहा है, एंड बियरिंग पाइल है, फॉर एंड बियरिंग पाइल, अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया डिजाइनिंग के लिए कि एंड बियरिंग पाइल है, इसका मतलब ये है कि जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, अगर मेंशन आपका एंड बेयरिंग पाइल है, उस केस में स्किन फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल QSF, इसको क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इज निगलेक्टेड। तो इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, याद रखेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला टर्म्स यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब इस केस एंड बियरिंग पाइल के लिए जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल होगा, वह केवल कैपिटल QEB के इक्वल होगा, तो इसमें पहली बात याद रखेंगे एंड बियरिंग पाइल के लिए, अगर सेकंड मेंशन है
फ्रिक्शन पाइल है, यानी जो पाइल है वह फ्रिक्शन नेचर का है, फ्रिक्शन पाइल है, फ्रिक्शन पाइल है। तो उस केस में याद रखेंगे जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस होता है, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू ई बी, तो कैपिटल क्यू ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। कैपिटल क्यू ई बी की वैल्यू क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे कैपिटल क्यू ई बी की वैल्यू। इट मीन्स ultimate load carrying capacity of group pile, it means ultimate load carrying capacity of group pile is equals to skin friction resistance only, skin friction resistance only in case of friction pile, in case of friction pile। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।